हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले ईवीएस का चैप्टर 1, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा परिवार व मित्र, जिसमें हम लोग पहला जो 2 पार्ट होते हैं, पहले पार्ट में हम लोग समझते हैं यहाँ पर हमारे परिवार को, बेसिकली सारे परिवार से रिलेटेड, परिवार कितने प्रकार का हो सकता है, संयुक्त परिवार, एकल परिवार की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। और इसी से सेकंड पार्ट हमारा जनरेट होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को, राइट। तो इसका एक कंप्लीट रिवीजन आज के सेशन में हम लोग लेने वाले, जिसमें हम लोग पूरे परिवार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, राइट। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका ईवीएस का कंप्लीट नोट्स है। यदि आप इसे अपने घर मंगवाना चाहते हैं या एज ए सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में इसे बाय करना चाहते हैं, तो आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूरे ही नोट्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। अलग अलग यूनिट्स में चैप्टर को यहाँ पर बांटा गया है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर टोटल अब 25 मॉक टेस्ट बना दिए गए। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ईवीएस पेडागोजी है, वन लाइनर सीरीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा पेडागोजिकल इश्यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई है। तो कंप्लीट आपका ईवीएस नोट्स है विथ एनसीईआरटीज़ है। आपको अलग से एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की नीड यहाँ पर नहीं होगी। सेशन को स्टार्ट करते सबसे पहले चैप्टर की यदि हम लोग बात करें, हमारा परिवार हमारे मित्र की बात करें, तो इसमें कितने पार्ट होते हैं वो यदि हम लोग जानने की कोशिश करें, तो इसमें हमें पढ़ना होता है परिवार के बारे में। बेसिक परिवार के क्या मायने होते हैं ये हम लोग समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मतलब कितने प्रकार के परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार, एकल परिवार को जानेंगे। अभी परिवार का कौन सा स्वरूप प्रचलित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। परिवार का क्या महत्व होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर रोल प्ले करता है वो आपका होता है डेफिनेशंस, है ना। बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पर पूछी जाती है, लाइक वेस्टर्न मार्क हो गए, क्रूगर हो गए, AR देसाई हो गए, है ना, इन सब की, एंडरसन हो गए, इन सब की डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनना फिक्स है। अगर बहुत इजी पेपर आता है तो कुछ आपसे क्लासिफिकेशन लाइक परिवार के वर्गीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, नहीं तो डेफिनेशन से बनना ही है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है, यहाँ पर एनसीईआरटी समरी पूछ ली जाती है। अब एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें हैं जो परिवार चैप्टर को कनेक्ट करती है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, कुछ ऐसी पर्सनालिटी है, लाइक शरद गायकवाड़ हो गए, सुधा चंद्रन हो गए, ठीक है, रविंद्र जैन हो गए। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी की बुक में जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, वही चीज़ें जो है आपसे क्विज़ के फॉर्म में पूछ ली जाती है, राइट। और एमसीक्यूज़ में और अलग टाइप की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर कुछ जो परिवार से संबंधित नियम है, दायां भाग नियम, बायां भाग नियम, और हमारे जितने भी सती प्रथा प्रचलन और जितनी भी चीज़ें हुई है इतिहास में, वो सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर से ही पूछी जाती। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ नाम चैप्टर का परिवार है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर यहाँ पर मिक्स किए गए, ठीक है। सारे ही जितने भी पॉइंट्स है सभी चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग परिवार का थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। परिवार क्या होता है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, तो ये बिल्कुल बेसिक परिवार की मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई परिवार मानी जाती है, जिसमें पति पत्नी, उनके बच्चे तथा बच्चों के सम्मिलित रूप यहाँ पर सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो विवाह और दत्तक प्रथा यानी गोद लेने के द्वारा परिवार की स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। मेन यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो आधुनिक समाज में परिवार प्राथमिक रूप से संतानोपन्नति, सामाजिकरण एवं भावात्मक संतोष की व्यवस्था से संबंधित प्रकार यहाँ पर करता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें परिवार की क्या विशेषता है, परिवार की विशेषताओं की तरफ यदि हम लोग बढ़ेंगे, तो परिवार व्यक्ति का, बोल सकते हैं व्यक्ति का जन्म जो है प्राकृतिक प्राणी के रूप में होता है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात। उसके बाद क्या चीज़ें यहाँ पर बती गई है, परिवार सामाजिक व्यवस्था का लघु रूप और ज्ञान की प्रथम पाठशाला है। तो क्वेश्चन बनते हैं, सामाजिक व्यवस्था का सबसे छोटा रूप, मतलब एक यदि हम लोगों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछेगा तो वो ये पूछ सकता है कि बालक का जो सर्वप्रथम सामाजिकरण होता है वो कहाँ से होता है, परिवार से ही होता है, राइट। ये सबसे लघु रूप माना जाता है, शुरुआत यहीं से होगी। और ज्ञान की प्रथम पाठशाला, बच्चा ज्ञान को यहीं से प्राप्त करता है, ठीक है। समाज का लघु रूप परिवार ही होता है, जहाँ मनुष्य ने सामाजिक रूप से रहना सीखा है। सामाजिक संगठनों में परिवार ही सबसे प्रमुख माना जाता है। परिवार से ही व्यक्ति की शिक्षा प्रारंभ होती है। ये सारी शिक्षा, मानवीय गुण सारे बच्चा परिवार से ही लेता है। सत्य असत्य, बेसिक सारी लाइक मॉरल वैल्यूज़ जो होती है बच्चे को कहाँ से मिलती है, परिवार से ही मिलती है। ये भी बिल्कुल बेसिक बात हो गई। आगे यदि हम लोग बात करें
परिवार ही व्यक्ति के सामाजिक जीवन का आधार है, अतः परिवार को अनौपचारिक शिक्षा का प्रभावशाली एवं प्रमुख साधन माना गया है। अनौपचारिक शिक्षा, देखो दो प्रकार की एजुकेशन हम लोग देखते हैं, तो फॉर्मल एजुकेशन देखते हैं और एक इनफॉर्मल एजुकेशन देखते हैं। फॉर्मल औपचारिक शिक्षा बच्चा हमेशा स्कूल से, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से प्राप्त करता है, और इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, वो बच्चा कैसे भी कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, अपने परिवार से, अपने सखी संबंधियों से वो प्राप्त कर सकता है। यदि परिवार को कैटेगराइज किया जाए, दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार के अंदर। सबसे पहले जो बात करें संयुक्त परिवार की, तो भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार यहाँ पर संयुक्त परिवार को माना जाता है। कम से कम 2 से 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर होती है। ये एक दूसरे के साथ अपनी संपत्ति का, आय का, पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये सारे मिलकर एक संयुक्त परिवार का निर्माण यहाँ पर करते हैं। संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होगा क्योंकि कई सारे व्यक्ति यहाँ पर होंगे, एक दूसरे के असीमित उत्तरदायित्व ये निभाते हैं। सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति ही इस परिवार का मुखिया होता है। प्यार का दायरा, मतलब बच्चे जो होते हैं, पालन पोषण की सही विधियाँ इसी प्रकार के परिवार में फॉलो की जाती है। मानसिक विकास भी उन बच्चों का ज़्यादा होगा जो संयुक्त परिवार में निवास करेंगे, क्योंकि बेसिकली सोशलाइज होने की सारी चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से ही सीखता है। यहाँ पर बच्चों को लाड़ प्यार भी ज़्यादा मिलता है, बड़े बुजुर्ग होने से संस्कार भी जल्दी आते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो जितने भी निर्णय वगैरह होंगे, वो सारे निर्णय यहाँ पर कौन लेगा, परिवार का मुखिया लेगा। यदि शॉर्ट में यदि हम लोग इनकी विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सार्वभौमिकता आप यहाँ पर देख सकते हो, यूनिवर्सलिटीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, सामान्य निवास आप देख सकते हो। ठीक है, भावात्मक आधार आप देख सकते हो, बच्चे का लालन पोषण, सोशलाइजेशन, सदस्यों का उत्तरदायित्व, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति, ये सारी विशेषताएं एक संयुक्त परिवार की हो सकती है। लेकिन यदि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की, एकल परिवार की बात करें, तो संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई ही यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। संयुक्त परिवार का विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण विघटन हो जाना ही एक एकल परिवार का यहाँ पर निर्माण करता है। अब संयुक्त परिवार में कई सारे कारण हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उन सारे कारण, समस्याओं के कारण यदि परिवार विघटित हो रहा है, तो एकल परिवार का निर्माण यहाँ पर होता है। बढ़ती महंगाई, जनसंख्या वृद्धि, है ना, इन सभी के कारण एकल परिवारों में तीव्रता हो रही है। ठीक है, और एक तो ये वाली चीज़ भी हो सकती है कि व्यक्ति जो है गाँवों से पलायन करके अपने घरों को छोड़कर शहरों में निवास करने चले जाते हैं, जॉब के लिए उन्हें पलायन करना पड़ता है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं एकल परिवार बनने के। कौन कौन होते हैं, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। जैसे उनका विवाह होगा, वो फिर से अपना एक नया परिवार बना लेंगे। तो एकल परिवार की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पति पत्नी होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, आधुनिक स्वरूप की यदि हम लोग बात करें, तो आधुनिक हम लोग यदि माने तो आदर्श परिवार कौन सा होता है, संयुक्त परिवार ही एक आदर्श परिवार यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। परंतु सुख सुविधा के कारण, अपनी कुछ मजबूरियों के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण, शहरीकरण के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है, या पाश्चात्य संस्कृति के कारण, सारी ही चीज़ें किस में परिवर्तित होती जा रही है, एकल परिवार में परिवार यहाँ पर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब यदि हम लोग डिफरेंस की बात करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर जो संयुक्त परिवार है और एकांकीय जो एकल परिवार होता है, इनके बीच में क्या अंतर होता है। तो संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ, स्त्री पुरुष अपने विवाहित और अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। ठीक है, एकल परिवार में पति पत्नी और उनके केवल अविवाहित बच्चे यहाँ पर साथ रहेंगे। ये समष्टिवादी विचारधारा पर आधारित होता है और ये स्थापना का आधार ही व्यक्तिवाद होता है। मतलब अपने पर्सनल बोल सकते हैं कि फ़ायदों के लिए व्यक्ति यहाँ पर एकल परिवार बनाता है और ये सभी का सोचते हैं, समष्टिवादी विचारधारा पर ये आधारित होते हैं। संयुक्त परिवारों में कर्ता या मुखिया की प्रधानता होती है, जो कि सामान्यतः परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य होते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार में जो मुखिया होगा वो ही प्रधान होगा। एकल परिवार में माता पिता दोनों का ही इक्वली बोल सकते हैं प्रधानता होती है, इक्वली इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई इसके अंदर। उसके बाद यदि बात की जाए, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मुखिया का ही उत्तरदायित्व होता है, किसी भी कार्य को करने का, किसी भी निर्णय को लेने का। लेकिन एकांकी परिवार की यदि हम लोग बात करें कि प्रत्येक कार्य का उत्तरदायित्व पूर्ण रूपेण माता पिता पर होता है, दोनों साथ डिसीजन उस चीज़ का लेंगे। संयुक्त परिवारों में सामाजिक गतिशीलता नाम मात्र के लिए ही होती है, एकांकी परिवारों में अधिक गतिशीलता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगले पॉइंट की यदि बात करें, ठीक है, संयुक्त परिवारों में स्त्रियों का उपयुक्त स्थान एवं सम्मान न होने के कारण उनकी दुर्दशा होती है। हम लोग प्रोस की भी बात कर रहे हैं, हम लोग कॉन्स की भी बात कर रहे हैं। लाइक संयुक्त परिवार के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है।
तो मोस्टली ऐसे परिवारों में देखा जाता है कि स्त्रियों का उतना सम्मान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति कंपैरेटिवली अच्छी होती है, उतना ही सम्मान यहाँ पर दिया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, संयुक्त परिवारों में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा द्वेष, कलह और एक प्रकार का मानसिक तनाव यहाँ पर बना रह सकता है। एकांकी परिवारों के सदस्यों के बीच में मित्रता की भावना रहेगी। तो ये हम एक डिफरेंस होता है संयुक्त परिवार और एकल परिवार के अंदर, राइट। महत्व आप सभी ही जानते हैं कि परिवार में रहकर बच्चा किन किन चीज़ों को सीखता है। मानव के जीवन की शुरुआत जो होती है एक परिवार से ही होती है। बेसिक जो नॉलेज होता है, मॉरल एथिकल वैल्यूज़ जो होती है बच्चे को कहाँ से मिलती है, परिवार से मिलती है, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें, परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला है, और उसकी जो यदि माँ को बात की जाए, उसकी माँ ही उसकी आदर्श शिक्षिका यहाँ पर टीचर मानी जाती है, राइट। चलिए, और परिवार बच्चों के लिए क्या करता है, एज ए मार्गदर्शक की तरह यहाँ पर कार्य करता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की यदि यहाँ पर चर्चा की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है डेफिनेशंस का, है ना। परिवार को लेकर क्या डेफिनेशन परिभाषाएं दी गई, तो जीपी मर्डॉक की यदि हम लोग बात करें तो 250 समाजों का अध्ययन करके इन्होंने एक निष्कर्ष दिया था कि फैमिली क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है। जिन समूह या समाज में बच्चों का लालन पालन माता पिता के द्वारा नहीं बल्कि अन्य किसी समूह के द्वारा किया जाता है, उसे डोमेस्टिक ग्रुप यहाँ पर बोला जाता है। जैसे कि इजराइल का किबुत्स समुदाय, क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है, इजराइल में किबुत्स करके समुदाय है, एक बोल सकते हैं समुदाय जो है ये क्या करता है, मतलब बहुत सारे लोग साथ में निवास करते हैं। वहाँ पर इनकी एक कैटेगरी होती है कि ये बच्चों का लालन पालन करेंगे, ये कार्य करेंगे इस तरीके से। तो इस प्रकार के समूह भी पाए जाते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि फैमिली क्या होती है, सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है। अब घरेलू समूह की निम्न विशेषताएं होती है, पर्टिकुलर कोई भोजन संग्रह करने का कार्य करेगा, निर्माण उपभोग करने का कार्य करेगा, कुछ संतानोपन्नति और बच्चों को सोशलाइज करने का कार्य करेगा। तो ये सारी कैटेगरीज इनकी डिवाइड रहती है, तभी तो ये इतने सारे लोग एक साथ रह पाते हैं। लूसी मेयर की यदि हम लोग बात करें तो लूसी मेयर ने बताया है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता एवं संतान साथ साथ रहते हैं। इनके मूल में दंपत्ति और उनकी संतान यहाँ पर निवास करती है, राइट। क्या चीज़ें यहाँ पर बोली गई लूसी मेयर के द्वारा कि परिवार क्या है, एक प्रकार का गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता एवं संतान साथ साथ में रहते हैं। मूल कौन होगा यहाँ पर, मेन कौन होंगे, दंपत्ति और उनकी संतान रहती है। मिकाइवर और पेज के द्वारा क्या डेफिनेशन बताई गई कि परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा समूह है जो बच्चे के जन्म एवं लालन पोषण की यहाँ पर व्यवस्था करता है, ठीक है। उनका लालन पालन कैसे करना है, इसकी पूरी व्यवस्था का कार्य कौन करेगा, परिवार यहाँ पर कंप्लीट करता है। तो ये डेफिनेशन किसकी, मिकाइवर और पेज के द्वारा यहाँ पर दी गई है। कॉम्टे की यदि बात करें तो व्यक्ति ही नहीं वरन परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है। यदि आपको अध्ययन करना है, यदि यहाँ पर जैसे बोला गया कि समाज के अध्ययन की इकाई किसको माना जाता है, परिवार को माना जाता है। तो यदि आप पूरे समाज को देखना चाहते हैं तो आप परिवारों का अध्ययन करें, उससे आपको पता चल जाएगा समाज किस प्रकार का है। और ब्रिफॉल्ट की डेफिनेशन की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, ब्रिफॉल्ट ने यहाँ पर क्या बोला है, इनकी एक पुस्तक है दी मदर करके, इन्होंने उसमें बताया कि वैवाहिक संबंध के प्रारंभिक चरण में सबसे बड़ी जो सत्ता थी वो किसकी मानी जाती थी, माता की मानी जाती थी। मतलब माता ही सारे, उनके पास सारे अधिकार होते थे निर्णय लेने के, डिसीजन लेने के। तो उन्होंने इस बुक में दी मदर करके एक बुक है, उसमें उस पूरी चीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया है। मॉर्गन की यदि बात की जाए तो मॉर्गन ने यहाँ पर 5 प्रकार के परिवार की चर्चा करी है। और इसका तात्पर्य उस समय रक्त संबंधियों में भी विवाह की मनाही नहीं थी, मतलब हम लोग अपने रिलेटिव में भी विवाह कर सकते थे, उस समय की चर्चा यहाँ पर की गई है। और कितने प्रकार के परिवार बताए गए, 5 प्रकार के, कि हाँ समरक्त विवाह यहाँ पर प्रचलित था, राइट। तो इस तरीके से कुछ बात की गई है। इनके अनुसार एक विवाह जो है परिवार के उद्भव की अंतिम अवस्था है। मॉर्गन ने जो 5 प्रकार बताए उन 5 प्रकारों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। समरक्त परिवार होते हैं, समूह परिवार होते हैं, युग्म परिवार होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं और एक विवाही परिवार होते हैं। ये 5 प्रकार यहाँ पर मॉर्गन के द्वारा डिफाइन किए गए हैं, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। समरक्त परिवार, समूह परिवार जो समूह में रहना पसंद करेंगे, बहुत सारे ग्रुप रहते हैं यहाँ पर। युग्म परिवार, पितृसत्तात्मक और एक विवाही परिवार, मतलब सिर्फ एक ही विवाह प्रचलित होगा। वेस्टर्न मार्क की जो डेफिनेशन है काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस है। वेस्टर्न मार्क के अनुसार विवाह की जड़ें परिवार में है, न कि परिवार की जड़ें विवाह के अंदर।
लाइक मैरिज इज़ रूटेड इन फैमिली रेदर देन फैमिली इन मैरिज। ठीक है, मतलब विवाह की जड़ें यदि आप जानना चाहते हैं तो आप परिवार को समझें, न कि परिवार के विवाह में जानने की कोशिश करें। तो इस प्रकार की जो डेफिनेशन है वो दी गई है वेस्टर मार्क के आधार पर, राइट। अब बेसिकली यदि हम लोग परिवार की बात करें तो इसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। संख्या के आधार पर यदि बात करें तो संयुक्त परिवार हो सकते हैं, नाभिकीय परिवार यानी कि हमारी न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है। निवास की इसको एकाकी भी आप बोल सकते हो, एकाकी परिवार। निवास की बात करें तो पितृस्थानीय, मातृस्थानीय और नवस्थानीय। अधिकार की बात करें पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। वंश नाम की बात करें पितृवंशी, मातृवंशी। और यदि विवाह की बात करें तो एक विवाही और बहुविवाही परिवार यहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। चलिए एक एक करके सारे ही को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसे संयुक्त परिवार के बारे में हम लोगों ने अभी देखा कि कई सारे लोग एक साथ निवास करते, 2 से 3 पीढ़ियाँ और मोर देन 3 पीढ़ी भी यहाँ पर निवास करती है। मुखिया प्रमुख होता है, सारे डिसीजन लेने का अधिकार उन्हीं के पास होता है। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है। लाइक भारत में बात करें तो मुख्य रूप से इसी प्रकार के परिवार प्रचलित है। डंकन मिशेल की यदि बात करें तो संयुक्त संपत्ति के साथ जब कर्ता की उपस्थिति तथा पितृ पूजा की विशेषता जुड़ जाती है तो वह परिवार संयुक्त परिवार में बदल जाता है। मतलब पितृ पूजा मतलब वही बड़ा मुखिया होगा, उसी की बात मानी जाएगी तो पितृ पूजा की विशेषता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये परिवार कौन सा परिवार कहलाएगा? संयुक्त परिवार कहलाएगा। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए संयुक्त परिवार को लेकर डंकन मिशेल की क्या डेफिनेशन है तो आप जवाब ये दे सकते हैं, राइट। आगे बात करते हैं नाभिकीय परिवार की। तो यह परिवार पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चों से मिलकर बनाए। बच्चों की जैसे शादी हो जाएगी वो संयुक्त परिवार में बदल जाएगा। पश्चिम के देशों जैसे जैसे यूरोप के सभी देश, अमेरिका आदि में बात करें तो यही प्रकार का जो परिवार है प्रचलित है। और भारत में भी अब जीविकोपार्जन के लिए शहरों में बसे लोग इसी प्रकार के परिवार का निर्माण करते हैं। दूसरा जो टाइप है निवास के आधार पर पितृस्थानीय, जहाँ पर पिता रहते हैं, लाइक विवाह के उपरांत जहाँ पिता निवास करते हैं वहीं पर उनका पूरा परिवार बस रहा है तो पितृस्थानीय होगा। भारत में इसी प्रकार का परिवार प्रचलित है। मातृस्थानीय यानी कि विवाह के उपरांत जब वैवाहिक जोड़ा पत्नी के घर पर निवास करता है, लाइक हम लोग जमाई राजा वाली चीज़ें बोलते हैं तो उसे मातृस्थानीय यहाँ पर बोला जाता है। लाइक केरल में जो नायर फैमिली वो इसी प्रकार के परिवारों का निर्माण करती है। नव स्थानीय की बात करें, ना पिता के घर पर ना माता के घर पर अन्य किसी घर पर निवास करना, मतलब पति पत्नी का जो जोड़ा है, ये कपल है, कहीं और निवास करता है तो उसे हम लोग नव स्थानीय परिवार यहाँ पर बोलते हैं। अधिकारों की बात करें तो यदि सारे निर्णय लेने का, सारे डिसीजन लेने का राइट यदि मुखिया पिता के पास होता है तो उसे पितृसत्तात्मक बोला जाता है। भारत में यही परिवार प्रचलित है। आधिपत्य किसका रहेगा? पति या पिता का, पुरुष का रहेगा बोल सकते हैं। ठीक है, और माता सत्तात्मक की बात करें तो सारे निर्णय लेने का जो अधिकार है वो माता के पास हो, महिलाओं के पास हो, स्त्रियों के पास हो तो वो मातृ सत्तात्मक परिवार होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में थारी जो जनजाति रहती है वो इसी प्रकार के परिवारों का निर्माण करती है। वंश नाम के आधार पर पितृवंशी मतलब पिता के वंश को आगे बढ़ाया जा रहा है ना, तो वो वाला परिवार, यही परिवार हमारे भारत में प्रचलित है। मातृवंशी मतलब माता का जो सरनेम है या जो वंश है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लाइक केरल में नायर फैमिली की हमने बात करी थी, जहाँ निवास करेंगे माता के नाम से करेंगे, है ना। अब यदि हम लोग बात करें विवाह के आधार पर तो एक विवाही परिवार होता है। एक पुरुष का केवल एक स्त्री से विवाह होगा, ये एक विवाही होता है। यही प्रथा प्रचलित है भारत के अंदर। बहुविवाही, एक पुरुष ने कई विवाह कर लिए, एक स्त्री ने कई विवाह कर लिए तो ये बहुविवाही परिवार होते हैं। लाइक बहुत सारी जनजातियाँ ऐसा करती भी है। टोडा, खस, कोटा आदि जनजातियों में इस प्रकार के विवाह प्रचलित है। ठीक है, और यदि लॉयड वार्नर की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर रचना के आधार पर 2 परिवार हो सकते हैं, जन्म का परिवार, जनन का परिवार। जिसने जन्म दिया है वो परिवार और जिसने पालन पोषण किया है वो परिवार। तो यहाँ पर लॉयड वार्नर की यदि बात करें तो 2 भागों में विभाजित इसे किया गया है। लाइक आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण का एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, उनका जन्म का परिवार दूसरा था और जिन्होंने इनका पालन पोषण किया वो परिवार उनका दूसरा था। एंडरसन वार्नर की जो डेफिनेशन है, वार्नर की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफाई, स्पष्ट करते हुए बताया कि व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है वो उसका जन्म का परिवार है। विवाह संतानोपन्नति के द्वारा जिस परिवार का निर्माण करता है वो उसका जनन का परिवार होगा। ठीक है, 2 प्रकार के परिवार और यहाँ पर प्रचलित है। यदि हम लोग बात करें तो एक होता है विस्तारित परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, है ना। अब ये एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है? यहाँ पर कई सारे परिवार जो है साथ में मिलकर रहते हैं लेकिन खाना अपना अलग अलग करते हैं,
जैसे संयुक्त परिवार में क्या होगा, खाना वगैरह सब कुछ एक जगह होता है, लेकिन ये कई सारे परिवार साथ में मिलकर तो रहेंगे, बट इनकी रसोइयाँ जो होगी वो अलग अलग होगी। तो ये होता है हमारा विस्तारित परिवार। गृहस्थ समूह, हाउस होल्ड फैमिलीज़ की यदि बात की जाए, यह एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही निवास में रहते हैं, आपस में रक्त या विवाह संबंधी होते हैं। यद्यपि एक या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं जो उनके नातेदार नहीं होते, जैसे कि कोई दूर के रिश्तेदार, नौकर स्थायी रूप से रहता है, तो ये सारे सब साथ में रहते हैं। तो ये कौन होगा, ये पूरा कहलाएगा अपना हाउस होल्ड या गृहस्थ समूह, इसे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर। गृहस्थ समूह हो गया, विस्तारित समूह हो गया, और वार्नर की डेफिनेशन को यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हो गई जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एक बार से आप इसको रिवाइज करें, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं, आप अपने नोट्स से इसको कंप्लीट करते जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में सारी चीज़ों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। ओके, तो सेशन को ओवर करेंगे, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।